दो सिपाहियों को एसपी साहब ने आदेश दिया था कि तुम्हें एक डीएसपी के साथ रहना है, तुम्हें उनके बिल्कुल साय की तरह रहना है। जैसे एसपी साहब ने उन सिपाहियों को आदेश दिया, ठीक वैसे ही वे दोनों सिपाही डीएसपी साहब के साथ पल पल हमेशा उनके साथ रहते थे। उनके सोते जागते हमेशा उनके साथ वे दोनों सिपाही वक्त बिताते थे। डीएसपी साहब जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी आते थे, जो खाते जो पीते, हमेशा हर वक्त वे दोनों सिपाही उस डीएसपी साहब के साथ लगे रहते थे। अचानक एक दिन डीएसपी साहब उठते हैं और कहीं जाने लगते हैं। वे दोनों सिपाही डीएसपी साहब के पीछे पीछे रोज़ की तरह चलने लगते हैं। इसी पर डीएसपी साहब गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं, अरे भाई मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे अकेले टॉयलेट नहीं जाने दोगे? तो जो दोनों सिपाही होते हैं वे कहते हैं, सर आप टॉयलेट जाइए। उन दोनों सिपाहियों के डीएसपी साहब के साथ साथ रहने से डीएसपी साहब काफ़ी परेशान हो चुके थे। दरअसल जो डीएसपी साहब होते हैं कुछ ऐसा काम किए थे जिसकी वजह से ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, अखबार पत्रों में छप रहे थे। इसी के डर से एसपी साहब ने डीएसपी के पीछे दो सिपाही लगाए हुए थे ताकि डीएसपी साहब कोई गलत कदम ना उठा सकें। आज की कहानी जो डीएसपी साहब की बताने जा रहा हूँ, आप उस कहानी को सुनकर डीएसपी साहब पे तरस भी खाएंगे और उन पर हंसी भी करेंगे, क्योंकि डीएसपी साहब ने जो काम किया था, हरकत किया था, उसकी कल्पना ना डीएसपी साहब ने कभी की थी, ना ही इस मामले की जांच करने वाली टीम ने की थी। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है उन्नाव। यह सच्ची घटना उसी उन्नाव ज़िले की होती है। उन्नाव की एक तहसील है बीघापुर। बीघापुर तहसील के ही एक सीओ होते हैं जिनका नाम होता है कृपा शंकर कनौजिया। जो सीओ होते हैं कृपा शंकर कनौजिया, वे अपने एसपी साहब के पास जाते हैं जिनका नाम होता है आनंद कुलकर्णी। उनके पास जाकर कहते हैं कि साहब मेरी बेटी का शादी नज़दीक आ रही है, इसलिए मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। जैसे ही एसपी साहब जो आनंद कुलकर्णी होते हैं वे बेटी की शादी की बात सुनते ही जो डीएसपी साहब होते हैं कृपा शंकर कनौजिया को उनको छुट्टी दे देते हैं। छुट्टी पा लेने के बाद जो डीएसपी साहब होते हैं कृपा शंकर कनौजिया, वे अपने घर, उनका घर गोरखपुर में होता है, वे गोरखपुर के लिए निकल जाते हैं। लगभग 1-2 दिन बीत जाते हैं मगर डीएसपी साहब अपने घर नहीं पहुंचते हैं। डीएसपी साहब जब अपने घर नहीं पहुंचते हैं तो उनकी बीवी काफ़ी परेशान हो जाती है। उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करती हैं तो वो मोबाइल नंबर उनका बंद बताता है, और जो उनका सरकारी नंबर होता है उस पर भी फ़ोन करती हैं तो वो वाला भी नंबर बंद बताता है। फिर उसके बाद जो डीएसपी साहब की पत्नी होती हैं वह डीएसपी के दोस्त के यहाँ फ़ोन करती हैं, तो जो उनके दोस्त होते हैं उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं वे कहते हैं कि डीएसपी साहब तो 1-2 दिन पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं, उनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं मिल रहा है इस समय। डीएसपी साहब की पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है। डीएसपी साहब के उनके साथ जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं उन लोगों से पूछती हैं, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चलता है। इससे उनकी पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी एक अधिकारी बताते हैं कि आपको एसपी साहब से बात करनी चाहिए, शायद वे आपकी कुछ मदद कर सकें। डीएसपी साहब से कोई संपर्क न मिल पाने के कारण उनकी पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि शायद उनके साथ कोई गलत ना हो जाए, इसलिए वह जो एसपी होते हैं आनंद कुलकर्णी उनके पास फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं, साहब देखिए उनका ना तो कोई पता चल रहा है, ना उनका कोई संपर्क लग रहा है। उनका जो 1-2 नंबर था उस पर कॉल किया, वो स्विच ऑफ बता रहा है, और उनका जो सरकारी नंबर था वो भी स्विच ऑफ बता रहा है। इसलिए आप कुछ कीजिए, अगर कहीं देर हो गई तो उनके साथ कुछ गलत हो सकती है। इतना सुनने के बाद एसपी साहब को लगा वाकई में कहीं ये अधिकारी खतरे में तो नहीं है, इसलिए वह अपने जो सर्विलांस टीम होती है वह कहती कि डीएसपी के नंबर को जो होता है लोकेशन निकालो और जल्द से जल्द उनका पता लगाने की कोशिश करो। जैसे ही यह बात सर्विलांस टीम को मिलती है, वह एसपी साहब के आदेश का पालन करते हुए डीएसपी साहब के नंबर को जो लोकेशन होता है वह निकालना शुरू कर देती है। लोकेशन पता करते करते डीएसपी साहब की जो आखिरी लोकेशन होती है वह कानपुर का एक इलाका होता है गंगा पार। उसी गंगा पार इलाके में एक होटल के पास डीएसपी साहब का आखिरी लोकेशन पाया जाता है।
जैसे ही पुलिस वालों को डीएसपी साहब का आखिरी लोकेशन गंगा पार के मान रोड पर मिलता है, तुरंत जो बीघापुर से मान रोड की कुल दूरी है 44 किलोमीटर, कुछ ही घंटों में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि जो डीएसपी साहब की आखिरी लोकेशन थी वह किस जगह पर थी। लोकेशन पता करते करते मालूम चलता है कि मान रोड पर ही एक होटल है मंदाकिनी। इसी होटल के पास जाकर डीएसपी साहब का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है। उसके बाद जो जांच की टीम होती है वह उसी मंदाकिनी होटल में जाती है। वहां पर काउंटर पर पूछती है कि यहाँ पर कोई कृपा शंकर नाम का व्यक्ति ठहरा हुआ है। तो जो होटल के काउंटर पर बैठते हैं वे लोग बताते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति रुके हुए हैं। तो रात का वक्त हो चुका था, इसलिए जो जाँच की टीम होती है वे डायरेक्ट डीएसपी साहब के कमरे के पास पहुंच जाती है। जांच की टीम जैसे ही सीओ साहब का दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर से डीएसपी साहब दरवाज़ा खोलते हैं और पूछते हैं क्या है, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आओ। तो जो जांच की टीम होती है वो कहती है साहब आपकी पत्नी काफ़ी परेशान है, आपका जो नंबर है वो बंद बता रहा है, इसलिए एसपी साहब ने हमें आपको ढूंढने की आदेश दिया था, आपकी जांच करने का आदेश दिया है। डीएसपी साहब से बात ही हो रहा था कि जो जांच की टीम होती है उनकी नज़र अंदर एक बैठी हुई स्त्री पर चली जाती है, जिसे देखकर वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जो डीएसपी साहब की पत्नी होती है वह काफ़ी परेशान थी और डीएसपी साहब यहाँ एक स्त्री के साथ रंगरलिया मना रहे होते हैं। उसके बाद जांच की टीम चुपचाप वहाँ से जो काउंटर होती है वहाँ पर चल जाती है और सीसीटीवी की जो कैमरे होते हैं उनकी जांच करने लगती है। जब जांच की टीम उस महिला को ध्यान से देखती है तो वह काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये महिला यहाँ पर क्या कर रही है। दरअसल वो स्त्री कोई और नहीं होती है बल्कि बीघापुर का एक थाना होता है, उसी थाने में वह हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात रहती थी। वहीं स्त्री डीएसपी साहब के साथ उस कमरे में पाई गई थी। इसके बाद जो जांच की टीम होती है वह चुपचाप वापस चली जाती है और सारी बात एसपी साहब को बता देती है। जब एसपी साहब उस डीएसपी साहब से पूछते हैं, सारी बात पूछने लगते हैं, तो यह बात सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। तो यह बात सोचकर डीएसपी साहब कोई गलत कदम न उठा सके, इसलिए एसपी साहब ने डीएसपी साहब के साथ 2 सिपाही हमेशा सोते जागते खाते पीते उनके साथ तैनात किए हुए थे, ताकि जो डीएसपी साहब हैं कोई गलत कदम न उठा सकें। हालांकि डीएसपी साहब कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे, फिर उनको वापस नौकरी पर रख लिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है।